हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, फ्रिक्शन हमने पढ़ा था। फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई एक फोर्स है जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो मोशन को अपोज करता है तो इसके नेचर में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है? अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो देखो, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं या कोई छोटी मशीन भी है, उसके अंदर मान लो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तो फ्रिक्शन अप्लाई होने से क्या होता है, जो आपके पार्ट्स हैं, है ना, वो पार्ट्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उन पार्ट्स को क्या करना पड़ता है, बार बार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि भाई फ्रिक्शन है, आपका व्हीकल है, आपके व्हीकल में टायर हैं, तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो टायर क्या हो जाता है, घिस जाता है। टायर को बार बार क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है ना। इसके अलावा क्या होता है कि भाई दो सरफेस, उनके बीच में अगर फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्शन के अप्लाई होने से फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है, देखा है अपन ने, है ना। फ्रिक्शन होता है, मान लो मेरी दोनों पाम्स को मैं अगर ऐसे करूँ तो क्या होगा कि भाई ये थोड़ी देर में हीटअप हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन से एनर्जी का लॉस भी होता है। लेकिन फ्रिक्शन में ये जो डिसएडवांटेज है ना, इनसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन के क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अगर मैं व्हीकल में ही बात करूं तो टायर सरफेस पे इसलिए चल पा रहा है क्योंकि टायर और सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। नहीं तो टायर रोड पे मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस हो उस पर टायर नहीं चलेगा। आप भी अगर मूव करवा रहे हो तो क्यों मूव कर पा रहे हो, क्योंकि आपके जो शूज़ हैं उसका सरफेस और ग्राउंड, उस दोनों के बीच में क्या अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। अपन डेली बेसिस पे जितने भी काम करते हैं उनमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो अपन कर रहे हैं, सुबह मान लो अपन पेस्ट भी करके आ रहे हैं, तो वो हमारे जो टीथ पे जो अपन पेस्ट कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो काम हम नहीं कर पाएंगे, व्हीकल रोड पे नहीं चलेगा। ठीक है, मशीन्स भी नहीं चलेंगी। मशीन भी अगर मूव कर रही है, गियर एक दूसरे के अंदर सेट होकर चल रहे हैं, तो वो किसकी वजह से चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं। इवन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मार्कर से या बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैं लिख पा रहा हूँ, क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के सरफेस और मार्कर का जो टिप है उसके बीच में क्या अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। आप भी अगर नोटबुक के अंदर लिख पा रहे हैं, पेन के टिप और नोटबुक के बीच में क्या अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऊपर फैन भी चल रहा है, तो फैन क्यों चल पा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने डेली लाइफ के अंदर। तो भले ही उसके थोड़े बहुत इस पर एडवांटेज हैं, लेकिन अपन के लिए वो कहता है, वो यूज़फुल है। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है डिफरेंट सर्फेसेस के बीच में, उस फ्रिक्शन को अपन क्या करते हैं भाई, अपन कह रहे हैं डिसएडवांटेज है, एनर्जी लॉस हो रही है ना, मशीन्स क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, तो उस फ्रिक्शन को अपन रिड्यूस भी कर सकते हैं, है ना। एक लेवल तक जाके उसको क्या कर सकते हैं, अपन कम कर सकते हैं। क्या मेथड है कम करने के? सबसे पहला मेथड और सबसे ईजी मेथड जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, भाई अपन क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेशन करते हैं। लुब्रिकेशन मतलब भाई कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं जिससे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो दो सरफेसेस के बीच में रिड्यूस हो जाए, है ना। तो दो सरफेसेस के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो क्या हो जाए, कॉन्टैक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट ही तो है फ्रिक्शन, तो वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो अपन क्या करते हैं भाई, देखो लिक्विड लुब्रिकेशन भी करते हैं ना, ऑयल लगाते हैं, ये अपना सरफेस है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन अभी अप्लाई हो रहा है। मैं अगर सरफेस पे क्या करूँ, ऑयल लगा दूँ यहाँ पे सरफेस के ऊपर, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर स्लाइड कर सकता हूँ, स्लिप कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा है कि भाई बहुत सारी जगह मशीन्स में, है ना, आपका जो व्हीकल है उसके अंदर क्या होता है, ऑयल डलता है ना, बाइक है, आपकी साइकिल भी, उसके अंदर भी क्या डलता है, पार्ट्स के बीच में ऑयल डलता है, तो वो क्या हो रहा है, लिक्विड लुब्रिकेशन हो रहा है। ड्राई लुब्रिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। ड्राई लुब्रिकेंट, जैसे कि कैरम खेलते हो आप, तो कैरम खेलते टाइम आप क्या करते हो, पाउडर लगाते हो ना कैरम के बोर्ड के सरफेस पे, तो इजीली क्या करता है, आपका जो स्ट्राइकर है वो मूव कर पाता है, तो वो क्या हो गया, वो आपका ड्राई लुब्रिकेशन हो गया। तो लुब्रिकेंट लगा के भी आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। लुब्रिकेशन के अलावा अपन पॉलिशिंग भी करते हैं, है ना। सरफेस को क्या करते हो आप, पॉलिश कर दो। पॉलिश करने से जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। मेटल सरफेसेस पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। अगर उन सरफेसेस से पॉलिश कर दी जाए, फ्लोर पे भी अगर आपने नया मार्बल लगाया तो न्यू मार्बल के अंदर क्या होता है, रफ सरफेस होता है, तो मार्बल की क्या होती है, देखा है ना, मशीन में अपने घर में लगवाया होगा, तब उसकी पॉलिशिंग की जाती है मशीन से। तो पॉलिशिंग करने से क्या होता है कि वो स्मूथ हो जाती है उसकी सरफेस। तो पॉलिशिंग करके भी आप क्या कर सकते हैं,
फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और थर्ड क्या कर सकते हैं, आप जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप बना सकते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप है, एरोडायनेमिक शेप बोलते हैं उसको। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब आप स्ट्रीमलाइन शेप जनरली क्या करता है, एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, जनरली जो व्हीकल्स होते हैं जैसे रेसिंग कार हैं आपकी, है ना, और जेट प्लेन्स हैं, उनकी जो शेप है वो आपने देखी है, वो कैसी होती है, वो आगे की साइड से शार्प होती है। वो जो शार्प शेप है ना, उसी को अपन एरोडायनेमिक या स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। तो स्ट्रीमलाइन शेप क्या करती है, मान लो आपके पास कोई रेसिंग कार है, रेसिंग कार का शेप कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो वो क्या करती है कि सामने से जो एयर आती है ना, वो एयर को क्या करती है, वो शेप कट करती है। तो उससे जो अपना फ्रिक्शन है ना एयर का, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह जो सुपर फास्ट स्पीड से चलने वाले व्हीकल होते हैं, उनकी शेप हमेशा कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। ठीक है, इसके अलावा जो मशीन्स होती हैं रेगुलर बेसिस पे, जिनके अंदर अपन बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे लुब्रिकेशन नहीं कर सकते, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी मशीन में, मान लो व्हीकल है आपका, आपके पास बाइक है, बाइक के आपका जो टायर है ना, व्हील है, उस व्हील के अंदर आप बार बार तो रोज़ डेली का डेली व्हील को खोल के लुब्रिकेशन नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पे फिर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं। अपन को पता है ना कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पे, कॉन्टैक्ट सरफेस पे या कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट एरिया जितना ग्रेटर होगा, फ्रिक्शन भी उतना ग्रेटर होगा। तो अगर कॉन्टैक्ट एरिया को अपन रिड्यूस कर दें तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मान लो मेरे पास कोई व्हील है ना, व्हील को रोटेट करवाने के लिए इंटरनल पार्ट है और ये एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मेरा व्हील का जो एक्सल है ना, वो किसमें, किसी एक्सटर्नल पार्ट में रोटेट करवाने के लिए मैंने सेट कर रखा है। तो कंप्लीट ये क्या होगा, यहाँ से कांटेक्ट में होंगे दोनों पार्ट्स, दोनों कांटेक्ट में होंगे तो कांटेक्ट एरिया कैसा होगा, हाई होगा, तो फ्रिक्शन भी कैसा होगा, हाई होगा। तो इस फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कांटेक्ट एरिया को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस कर देते हैं कि ये इंटरनल सर्कुलर पार्ट और ये एक्सटर्नल सर्कुलर पार्ट, दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, इस तरह की ये बॉल्स लगा देते हैं। ठीक है, तो बॉल्स लगाने से क्या हो गया कि देखो, जहाँ पहले कंप्लीट पार्ट दोनों कंप्लीट सरफेस टच में आ रहे थे, कांटेक्ट में आ रहे थे, वहाँ जो कांटेक्ट का एरिया है वो कैसा हो गया, ये रिड्यूस हो गया। तो कांटेक्ट एरिया रिड्यूस होते ही फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह अपन क्या करते हैं भाई, बॉल्स डाल के, देखा भी होगा आपने काफ़ी सारे पार्ट्स में अंदर बॉल्स डाली जाती हैं, तो बॉल्स क्या करती हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, और एडवांटेजेस तो हैं ही बहुत सारे उसके। ठीक है, वो अपन के यूज़ में आते हैं। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड कुछ और टर्म अपन देख लेते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, फिर फ्रिक्शन को अपन ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखो। अच्छा, अपन क्या कह रहे थे कि भाई ये भी तो कांटेक्ट फोर्स ही है ना, इसके अलावा कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी अप्लाई होता है। तो मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि मान लो किसी सरफेस के ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्लाइड कर रहा है, तो क्या होगा कि भाई डाउनवर्ड फोर्स इस पर लगता ही है, वेट फोर्स। अब साइड में क्या लगता है इसके ऊपर, ये रिएक्शन अप्लाई होता है, रिएक्शन एल। आगे स्लाइड कर रहा है तो पीछे क्या अप्लाई होता है, इस पर ये फ्रिक्शन अप्लाई होता है, स्मॉल एफ। ठीक है, तो बोथ आर कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मैंने बताया था, डिस्कस किया था पहले। दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, दैट विल बी व्हाट, एफ और एन का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री। रिजल्टेंट विल बी व्हाट, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये जो रिजल्टेंट है ना किस किस का, कांटेक्ट फोर्सेस का, ये रिजल्टेंट फोर्स कांटेक्ट फोर्सेस का, ये इस एन नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा कौन, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। ये अपने नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा, लैम्बडा से उसको डिनोट करते हैं,
दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फाइंड कर सकता हूँ इसको, ये लैम्बडा मुझे फाइंड करना है। यहाँ एक ट्राइंगल बना देता हूँ, परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये एफ है, तो दिस विल ऑल्सो बी एफ, और ये क्या हो गया अपना एन, ट्राइंगल लगा दूँ। ठीक है, तो भाई ये वेक्टर तो ये वेक्टर दोनों सेम हो जाएंगी। यही वेक्टर मैंने उठा के यहाँ रखी है, एफ है, और ये क्या है अपना एन, रिएक्शन फोर्स वाला वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज ये लैम्बडा, लैम्बडा के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया बेस, ये 90 है। तो 10 लैम्बडा फाइंड कर सकता हूँ मैं। 10 लैम्बडा विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है एफ, बेस कितना है एन। ठीक है, सो लैम्बडा विल बी व्हाट tan इनवर्स एफ अपॉन एन। ठीक है भाई। अच्छा, अपन ने एक चीज़ और पढ़ी है, एफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन, यही होता है भाई। अगर लिमिटिंग है या फिर काइनेटिक है तो एफ इक्वल टू म्यू एन, म्यू के एन या म्यू एस एन, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई कि एफ अपॉन एन विल बी व्हाट म्यू। इसका मतलब जो 10 लैम्बडा है दैट विल बी एफ अपॉन एन, दैट इज म्यू। तो लैम्बडा इज ऑल्सो tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो जो अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन है लैम्बडा, वो tan इनवर्स म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज आवर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्या है एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग? एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। देखो, लेट मेरे पास कोई इंक्लाइन सरफेस है। ठीक है भाई, अब मेरे पास ये जो इंक्लाइन सरफेस है, ये इंक्लाइन सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एम मास है इसके अंदर। ठीक है, ये कोई एंगल है, लेट थीटा है। ठीक है, अब मान लो ये इंक्लाइन सरफेस ऐसे है, ऐसे है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो ऐसे रखा रहेगा। अब मान लो मैं ऐसे 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 इंक्लाइन सरफेस का एंगल इंक्रीज करता चलूँ, तो किसी ना किसी एंगल पे आके जो अपना ये जो पीछे ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, है ना। एक स्पेसिफिक एंगल तक तो ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक है, अपने प्लेन के ऊपर, और किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे आके क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो वो मिनिमम एंगल जिस पे अपना ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, स्लाइडिंग स्टार्ट कर देता है, उस मिनिमम एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से पहले पहले अपना ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एम मास है इसके अंदर, तो अपन को पता है इसका वेट फोर्स mg अप्लाई होना है डाउन साइड में, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इधर इसका कंपोनेंट निकालूं, दिस इज थीटा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा। इस थीटा को कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया है पहले आपको। दिस इज थीटा, तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेट फोर्स mg cos थीटा, और इधर क्या होगा mg sin थीटा। ऐसा ही है ना, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में नीचे स्लाइड करेगा तो पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और ऑब्जेक्ट के वर्टिकली प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, अच्छा थीटा एंगल ऑफ रिपोज तक तो क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, और उससे ऊपर जाते ही जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। मतलब थीटा तक तो वो कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा दूं, तो इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो n और इधर लग रहा है mg cos थीटा, तो कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मीन्स n इक्वल टू तो क्या होगा, mg cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 दोनों का। पैरेलल डायरेक्शन में भी कोई
मोशन नहीं हो रहा तो नेट फोर्स 0 है, तो F इक्वल टू क्या हो गया, mg साइन थीटा। इक्वेशन सेकेंड, मुझे थीटा फाइंड करना है, इक्वेशन 2/1 कर दो। इक्वेशन 2/इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, F/n इक्वल टू क्या हो गया, mg2 mg कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, F/n आ गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स F/n हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दिस इज द थीटा विच इज एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, पता है अपन को कि भाई F तो क्या होता है, μn होता है ना, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू आ जाएगा, म्यू में रख दूंगा F इक्वल टू, ठीक है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, और अपना जो लैम्बडा होता था वो भी tan इनवर्स म्यू होता था। दैट मीन्स लैम्बडा इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। दैट मीन्स जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। आई बात समझ में? तो दीज आर टू टर्म्स यूज्ड इन फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फ्रिक्शन के बेसिस पे, जिससे और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर इस टॉपिक को अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, देखो देखिए क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन। There is a block of mass 1 kg. There is a block of mass 1 kg placed at an incline given. Placed at incline given. ठीक है, एक incline पे रखा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, what must be the first, बोल रहा है what must be the frictional force between block and incline, between block and incline। ठीक है, if the block is not to slide, if the block is not to slide along the incline, तो स्लाइड नहीं कर रहा अपना ब्लॉक, तो फ्रिक्शन फाइंड करना है मुझे। When inclined is accelerating to the right, inclined surface जो ना आपका वो एक्सेलरेट हो रहा है टू राइट साइड में, विद एक्सेलरेशन गिवन है मेरे को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी का सेकेंड पोर्शन मुझे बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू एस, what is the least value of mu s can have for this to happen, can have for this to happen। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, डायग्राम और गिवन है मेरे को, तो डायग्राम ये गिवन है मुझे। ठीक है, इस डायग्राम में ये इंक्लाइन पे ये अपना एम मास रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इस मास जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है एम मास का, इसका मास कितना है 1 kg। एम इक्वल टू कितना गिवन है मुझे, 1 kg गिवन है। ठीक है,
अच्छा, इसमें ये एंगल मुझे दे रखा है कितना, 37 डिग्री, ठीक है। तो साइन 37 और कॉस 37 की वैल्यू बताई थी, क्या थी? साइन 37 की वैल्यू क्या थी? 3/5 और कॉस 37 की क्या थी? 4/5, ठीक है। बताई थी ये वैल्यूज़, है ना, ये वैल्यूज़ बताई थी। अच्छा ठीक है, तो साइन 37 कॉस 37 की वैल्यूज़ यूज़ में आ जाएंगी इस क्वेश्चन में, कर देंगे अपन। अभी 37 डिग्री इसका इंक्लाइन है, क्या बोल रहा है? राइट साइड में, राइट साइड किधर हो गई? इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो किस एक्सेलरेशन से कर रहा है? इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन। ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच मुझे क्या फाइंड करना है? फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। इफ द ब्लॉक इज नॉट टू स्लाइड, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है, नॉट टू स्लाइड अलोंग द इंक्लाइन व्हेन द इंक्लाइन इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वो क्या कर रहा है? राइट साइड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। और दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है? म्यू एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा होने के लिए मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम म्यू एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा, तब लगेगा म्यू एस। तो इसका मतलब यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन से अप्लाई होंगे। ए एक्सेलरेशन से अपना इंक्लाइन राइट में जा रहा है, कौन सा फोर्स लगेगा अपने ऑब्जेक्ट पे? सूडो फोर्स। तो अपना ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा सूडो फोर्स, दैट विल बी MA, ठीक है, किधर? लेफ्ट साइड में। इसके साथ इधर ये वेट फोर्स mg, ठीक है। रिएक्शन n, ठीक। और क्या लगेगा? अगर ये डाउन साइड में आता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? इस पे फ्रिक्शन F अप्लाई होगा, ठीक है। क्या कोई और फोर्स नहीं है? कंपोनेंट देखना, ये है 37 है ना, ये 37 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 37, दिस इज 37 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज mg cos 30, ये कंपोनेंट हो गया। वेट फोर्स का इधर कौन सा कंपोनेंट होगा? mg sin 30, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई स्लाइडिंग कहाँ होगी? स्लाइडिंग होगी इस सरफेस के अलोंग, ठीक है। तो सरफेस के अलोंग होगी, तो मुझे जो कंपोनेंट्स रखने हैं अपने फोर्सेस के, वो कहाँ रखने पड़ेंगे? भाई मोशन के अलोंग फोर्सेस कंसीडर करूँगा तो कहाँ रखूँगा? अपने प्लेन के अलोंग, और प्लेन के अलोंग या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए भाई या तो x या y, fx और fy इक्वल टू 0 होता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इधर प्लेन के अलोंग ये fx और इसके परपेंडिकुलर ये fy हो गया। तो उधर ही कंपोनेंट कर लेते हैं पर अपने सारे फोर्सेस के। तो देखो ये mg का कंपोनेंट तो हो ही गया, इस ma का कंपोनेंट भी कर लेता हूँ मैं, ये 37 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 - 37, ये वाला, ठीक, एंड दिस विल बी 37। तो ये 37 हो जाएगा, ये एंगल भी, ये एंगल 37। तो MA का कंपोनेंट इधर MA cos 37, और इधर क्या हो जाएगा? MA sin 37, ठीक है, हो गए। फ्रिक्शन तो उधर है ही उसके अलोंग, और n तो परपेंडिकुलर है अपना, कोई और फोर्स नहीं था, ठीक है। तो कोई और फोर्स नहीं था, तो अब मेरा ऑब्जेक्ट ये बोल रहा है किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अपना ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर देते हैं। अप साइडेड फोर्स इक्वल टू डाउन साइडेड फोर्स, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइडेड फोर्स, है ना। नेट फोर्स 0। तो देखो सरफेस के अलोंग अगर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर देखूँ पहले, तो n तो अप साइड में लग रहा है, डाउन साइड में MA sin 37 और mg cos 37 ये अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एम ए साइन 37 प्लस एम जी कॉस 37। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, एन इक्वल टू क्या हो गया, एम जी कॉस 37 और प्लस में एम ए साइन 37, एम ए साइन 37 ये होगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10 कॉस 37 कितना है भाई 4/5 प्लस m1 a कितना है 3 साइन 37 कितना है 3/5। ठीक है, ये n इक्वल टू क्या आ गया 8 प्लस 9/5, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 49/5 न्यूटन। ठीक है, ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अलॉन्ग जो फोर्सेस हैं वो भी इक्विलिब्रियम में होंगे। सो F और एम ए कॉस 37 एक साइड में है, एम जी साइन 37 ये दूसरी साइड में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, F प्लस एम ए कॉस 37 और इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी साइन 37। ठीक है, F फाइंड करना है मुझे, एम जी साइन 37 माइनस एम ए कॉस 37। F क्या आ गया, M की वैल्यू 1, G इंटू साइन 37 3/5 माइनस M इज 1, ए कितना है 3 cos 37 इज 4/5। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 6 और माइनस का क्या आ गया ये 12/5। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 इज 18 और अपॉन में क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। एलसीएम लेके सॉल्व कर दूंगा, F की वैल्यू भी आ गई, N की वैल्यू भी आ गई। तो एक तो फ्रिक्शन पूछ रहा था मेरे से, तो फ्रिक्शन तो मेरे पास डायरेक्ट आ ही गया। ठीक है, कितना 18/5 न्यूटन। ठीक है, सेकेंड में पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू एस। तो म्यू एस क्या होता है भाई, अपन ने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अपन ने अभी पढ़ा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है म्यू एस और इक्वल टू क्या होता है F/n, पढ़ा भी अभी। ठीक है, तो म्यू एस ही तो फाइंड करना है मुझे, क्या हो जाएगा F/n हो जाएगा। तो म्यू एस इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 18/5 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 49/5। तो म्यू एस कितना हो जाएगा 18/49। दैट इज, सॉल्व कर लेंगे इसको, यूनिट इसकी कोई होती नहीं है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू एस, दैट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन हैव फॉर दिस टू हैपन। तो इस तरह अपन यहाँ से म्यू एस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आई बात। तो फ्रिक्शन के बाकी और क्वेश्चंस जो होंगे उनको आप करके देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स पूछेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन और आगे कुछ टॉपिक्स देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।